आज की क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फाइनल बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत प्लेटो प्लेटो जो अध्याय है उससे संबंधित जो पहला प्रश्न है प्लेटो और फांसीवाद के बारे में, यानी प्लेटो और फांसीवाद के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से कि क्या प्लेटो फांसीवादी थे या प्लेटो इतिहास में प्रथम फासिस्ट हुए हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए, या प्लेटो को अधिनायक तंत्र के पिता के रूप में कहना कहाँ तक ठीक है। यानी कहने का मतलब कि प्लेटो और फांसीवाद से संबंधित जो प्रश्न है उसके संबंध में परीक्षा में कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उसका जो आंसर है वो केवल एक ही तरह से, यानी प्लेटो और फांसीवाद। तो प्लेटो को किन आधारों पर प्रथम फांसीवादी कहा जाता है, इसके ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है प्लेटो और फांसीवाद। तो प्रथम महायुद्ध के पश्चात इटली में जिस विचारधारा का उदय हुआ वह है फांसीवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संगठन का नेतृत्व मुसोलिनी ने किया था। विद्यार्थियों, ये बात है इटली में फांसीवाद की, यानी जब हम फांसीवाद की चर्चा कर रहे हैं कि भाई फांसीवाद क्या है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो हम सबसे पहले हम प्रथम महायुद्ध के पश्चात जब इटली के अंतर्गत फांसीवाद का जन्म हुआ था और इसका नेतृत्व किया था मुसोलिनी ने। धीरे धीरे इस संस्था का विस्तार मुख्य मुख्य नगरों और व्यवसायिक केंद्रों में भी हुआ। 1919 ईस्वी में इन संस्थाओं की संख्या 23 लाख तक हो गई थी। जब इटली में फासिज्म का उदय हुआ तब ही जर्मनी में नाजीवाद का भी उदय हुआ था। अब देखो, दोनों ही जो विचारधाराएं थी वो एक तरह से फांसीवाद से संबंधित थी, यानी जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद, ये दोनों जो विचारधारा थी वो लगभग सेम थी, उनमें कोई खास अंतर नहीं था। तो मुसोलिनी का फासिस्टवाद अधिनायकतंत्र शासन प्रणाली को की दिशा में एक नया प्रयोग था। तो देखो, मुसोलिनी ने जिसे फांसीवाद को जन्म दिया इटली के अंतर्गत, यह अधिनायक के तंत्र शासन प्रणाली की दिशा में एक नया प्रयोग था। अधिनायक तंत्र का मतलब ये होता है कि जब शासन की सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में आ जाए और वो एक व्यक्ति जैसा चाहे वैसा ही अपने दिमाग से, वैसा ही अपने हिसाब से शासन करे और दूसरे किसी व्यक्ति को वो तवज्जो नहीं दे या शासन में किसी की वो नहीं सुने और अपने हिसाब से शासन प्रणाली चलाए, तो वो होती है अधिनायकवादी शासन प्रणाली। तो मुसोलिनी ने जब इटली में फासिस्टवाद को जन्म दिया तो वो अधिनायक तंत्र शासन प्रणाली की दिशा में एक नया प्रयोग था। परंतु अनेक इतिहासकार आधुनिक फासिज्म की जड़ों को प्लेटो तक ले जाते हैं और प्लेटो को फासिज्म का पिता बताते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, यदि हम आधुनिक समय में यदि हम फासिज्म की बात करें, यदि हम फांसीवाद की बात करें, तो इसका जन्म है वो इटली में हुआ था। लेकिन कुछ विचारक ये कहते हैं कि भाई फांसीवाद का जो जन्म हो बहुत पहले हो चुका था और जो प्लेटो था उसको भी कई जो विचारक हैं वो फासिज्म का पिता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि इटली में जब फांसीवाद का उदय हुआ था उससे कहीं बहुत समय पहले वो प्लेटो के टाइम में, प्लेटो के समय में भी फांसीवाद का उदय हो चुका था। या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो फांसीवाद की जो अवधारणा है उसका जन्मदाता था कौन है? प्लेटो। तो प्लेटो है उसको फांसीवाद का पिता बताते हैं। अब देखो फांसीवाद क्या है। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हुए फासिस्टवाद क्या है। फासिस्टवाद इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में कहते हैं फांसीवाद। तो देखो फांसीवाद क्या है। फांसीवाद की व्याख्या करते हुए मुसोलिनी ने स्वयं कहा था, जो कि इटली का शासक था, उसने यह कहा था कि फांसीवाद कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसकी प्रत्येक बात को विस्तारपूर्वक पहले से ही स्थिर कर लिया गया है। फांसीवाद का जन्म कार्य किए जाने की आवश्यकता के कारण हुआ है, इसलिए फासिज्म सिद्धांत होने के स्थान पर आरंभ से ही व्यवहारिक रहा है। अतः कहा जा सकता है कि इसमें राज्य ही नागरिकों के विकास की व्यवस्था कर सकता है, इसलिए नागरिकों का हित राज्य के हितों में ही निहित है। अब देखो इसमें यहाँ क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है फांसीवाद ने एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व प्रदान करती है।
यानी जो व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देती है। और फासिस्ट विचारधारा ये कहती है कि राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित है। यानी यदि राज्य के हित को बढ़ावा देने के लिए यदि व्यक्ति के हितों को यदि कम तवज्जो दी जाए, कम समझा जाए, तो भी यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि राज्य के हित को व्यक्ति है वो अपना हित समझे और राज्य के हित में व्यक्ति है वो अपना यदि वो निजी स्वार्थ है उसको त्याग कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि फासिज्म के अंतर्गत या फासीवाद के अंतर्गत राज्य है वो सर्वोपरि होता है और राज्य को महत्व दिया जाता है। नागरिकों का जो हित है वो इसमें गौण होता है। यानी राज्य का हित क्या होता है? नागरिक का हित होता है। तो ये है फासिस्टवाद। यानी फासीवाद के अंतर्गत राज्य है वो सर्वोपरि होता है, व्यक्ति का हित है वो गौण होता है। अब देखो प्लेटो का फासीवाद क्या था। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्लेटो का फासीवाद। अब हमने इतना देख लिया कि भाई फासिस्टवाद या फासीवाद है क्या। तो हमने ये समझ लिया कि भाई फासीवाद के अंतर्गत एक तरह से अधिनायकवादी शासन प्रणाली होती है। व्यक्ति का हित है वो सर्वोपरि नहीं होता है, राज्य का हित है वो सर्वोपरि होता है। यानी नागरिकों का हित किस में होता है? राज्य के हित में ही नागरिकों का हित होता है। अब देखो हम थोड़ा सा प्लेटो का फासीवाद देखते हैं। उपरोक्त सभी विचारों को पहले प्लेटो ने अपनाया था। यानी जैसा कि हम ऊपर ये विचार देख रहे हैं, जैसा कि हमने इटली में मुसोलिनी के द्वारा जो भी विचार पैदा किए गए थे, जिन विचारों को जन्म दिया गया था, ये विचार हमें पहले प्लेटो ने अपनाया था और इनको अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मान्यता प्रदान की गई थी। अब देखो विद्यार्थियों, प्लेटो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था रिपब्लिक। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लेटो थे। तो ये जो फासीवाद से संबंधित जो विचार थे, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इन विचारों को मान्यता प्रदान की थी। इसलिए विद्वान प्लेटो को फासीवाद का जनक कहा जाता है अथवा फासिस्टों का पूर्वगामी अर्थात प्रथम फासिस्टवादी। वह कहने का मतलब है कि प्लेटो के बाद में कई विचारकों ने, कई शासकों ने फासीवाद को अपनाया था, लेकिन प्लेटो है वो फासीवाद को बहुत पहले अपना चुके थे। यानी कहने का मतलब है कि प्लेटो की जो प्रमुख पुस्तक है रिपब्लिक, उसके अंतर्गत फासीवाद की जड़ें हमें देखने को मिलती है। यानी उसके अंतर्गत ऐसे विचार हमें देखने को मिले हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि प्लेटो है वो फासीवाद के जन्मदाता थे। तो कई विद्वान है वो प्लेटो को फासीवाद कह करके पुकारते हैं। अनेक विद्वानों ने प्लेटो को अधिनायक तंत्र का पिता भी कहा है। तो कई विद्वानों ने प्लेटो को अधिनायक तंत्र का पिता भी कहा है। अब देखो हम करते हैं फासिस्टवाद तथा प्लेटो के विचारों की तुलना करते हैं। प्लेटो के विचारों तथा फासिज्म में यद्यपि विधि की दृष्टि से काफ़ी अंतर है, परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों के बीच पर्याप्त मात्रा में समानता है। किसके बीच में? फासीवाद और प्लेटो के विचारों में कई प्रकार की हमें समानता देखने को मिलती है। इस समानता तथा असमानता को जानने के लिए हमें प्लेटो के विचारों और फासिस्टवाद का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, जो कि इस प्रकार है। अब देखो हम देखते हैं कि प्लेटो और फासीवाद के मध्य कौन कौन सी प्रमुख समानताएं। अब देखो दोनों में समानताएं निम्न प्रकार से हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले है राज्य की सर्वोपरिता। मुसोलिनी जो आधुनिक फासिस्टवाद का जन्मदाता था, यूनानी दार्शनिक प्लेटो दोनों ही राज्य को सर्वोपरि स्थान देते हैं। अब देखो इटली का जो मुसोलिनी है वो भी राज्य को सर्वोपरि मानता है और प्लेटो है वो भी राज्य को सर्वोपरि मानता है। यानी दोनों की नज़र में राज्य है क्या है? सर्वोपरि। दोनों ही राज्य को सर्वशक्तिमान मानते तथा व्यक्ति को विशेष महत्व नहीं देते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि मनुष्य को राज्य के हित के लिए अपने हितों का बलिदान कर देना चाहिए। अब देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले प्लेटो के फासीवाद और फासीवाद दोनों में समानताएं क्या है? तो देखो दोनों में समानता ये है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राज्य की सर्वोपरिता। यानी राज्य को सर्वोच्च स्थान देते हैं फासीवादी भी और प्लेटो भी। तो प्लेटो और फासीवाद में जो प्रमुख समानता वो है राज्य की सर्वोपरिता। राज्य को सबसे प्रमुख स्थान देना, राज्य को अधिक महत्व देना, राज्य को सर्वोपरि मानना। दूसरा है कर्तव्यों का वर्णन, अधिकारों का नहीं।
प्लेटो तथा मुसोलिनी की विचारधाराओं में अधिकारों की उपेक्षा की गई है। यहाँ सिर्फ कर्तव्यों को ही महत्व प्रदान करते हैं। प्लेटो का कथन है कि मानव को केवल अपने कर्तव्यों का ही पालन करना चाहिए, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फासिज्म में भी जनता का एकमात्र अधिकार अपने अधिनायक की आज्ञा का पालन करना था। प्रमुख जो उसमें जो प्रमुख बात थी वो निम्नलिखित है: कारण जानना नहीं अपितु करना या मरना, तथा विश्वास करना, आज्ञा का पालन करना या मरना। अब देखो दूसरी जो समानता है वो प्लेटो और फासीवाद में यह मिलती है कि दोनों ही जो विचारधाराएं यानी प्लेटो में और फासीवाद में दोनों ये कहते हैं कि दोनों ही कर्तव्यों का वर्णन करते हैं और अधिकारों का नहीं। यानी दोनों ये कहते हैं कि राज्य सर्वोपरि है और राज्य जैसा आदेश देता है व्यक्ति को वैसा ही पालन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अधिकारों का हमें इग्नोर करना चाहिए, अधिकारों को हमें नहीं देखना चाहिए। तो देखो यही बात फासीवाद कहता है और यही बात प्लेटो कहता है कि हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मानव को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए चाहे यदि व्यक्ति को यदि मरना भी पड़े तो उसको मर जाना चाहिए। किसके लिए? राज्य के लिए। फिर देखो तीसरी समानता आती है इसमें, समानता के सिद्धांत की उपेक्षा। यानी दोनों ही विचारधाराएं, कौन सी विचारधाराएं? प्लेटो और फासीवाद, दोनों ही विचारधाराएं समानता की उपेक्षा करती है। प्लेटो ने मनुष्य को दो भागों, एक तो शासकीय सैनिकों का और दूसरा उत्पादकों का में विभक्त किया है और केवल प्रथम वर्ग के लिए ही उसने साम्यवाद तथा शिक्षा का प्रबंध किया, क्योंकि वह साम्यवाद तथा ज्ञानियों के मध्य अंतर करता था। इसी के समान फासिज्म में भी कुछ व्यक्तियों को प्रमुखता देकर अन्यों से असमान समझने का आदेश देता है। तो देखो एक तो प्लेटो और फासीवाद दोनों में समानता क्या है? दोनों ही समानता के सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं और वे कहते हैं कि समाज के अंतर्गत एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है और दूसरा उत्पादक वर्ग होता है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो एक तरह से शासक वर्ग होता है, उसके जो समाज में बाकी वर्ग हैं उनको उनके समकक्ष से नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रथम वर्ग है वो विद्वान है, समझदार है और उसको शासन करने की कला है, और बाकी जो वर्ग है समाज में उनको दोनों ही जो विचारधाराएं वो क्या समझती हैं? गौण समझते हैं। तो समानता के सिद्धांत की दोनों ही विचारधाराएं उपेक्षा करती है। अगली समानता है निरंकुशतापूर्ण शासन। प्लेटो और मुसोलिनी दोनों ही निरंकुशतापूर्ण शासन में विश्वास रखते थे। प्लेटो का दार्शनिक शासक परंपराओं से मुक्त, जनमत की अवहेलना कर सकने वाला तथा कानून से भी सर्वोच्च स्थान रखता था। फासिज्म में मुसोलिनी भी अधिनायकवाद समर्थक था और तानाशाही में विश्वास ही रखता था। तो देखो फासीवाद और प्लेटो दोनों ही निरंकुशतापूर्ण शासन में विश्वास रखते थे। कहने का मतलब है कि जो मतलब शासक वर्ग है, जो राजा है, उसको असीमित शक्तियां प्रदान करता है कि वो जैसा चाहे यदि वो उसको वैसा काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, नागरिकों को उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। यानी प्लेटो और जो फासीवाद है दोनों ही निरंकुशतापूर्ण शासन में विश्वास करते हैं। अगला है अल्पसंख्यकों के शासन को महत्व। फासिज्म तथा प्लेटो की विचारधारा में अल्पसंख्यकों के शासन को भी महत्व प्रदान किया गया है। प्लेटो का विचार था कि राज्य का कार्यभार आदर्श शासकों को ही संभालना चाहिए। दूसरी तरफ मुसोलिनी ने राज्य पर फासिस्ट दल का नियंत्रण स्थापित किया गया था। अब देखो इसके अंतर्गत दोनों ही कौन है? फासीवाद और प्लेटो की विचारधारा दोनों ही अल्पसंख्यकों के शासन को महत्व प्रदान करते हैं। कहने का मतलब कि शासन के अंतर्गत कुछ ही लोगों की भागीदारी, यानी जनता की भागीदारी इसमें वो सुनिश्चित नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ही लोगों की भागीदारी शासन के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। प्लेटो भी करता है और फासीवाद भी करता है। तो कहने का मतलब है कि प्लेटो भी ये कहता है कि राज्य का कार्यभार आदर्श शासकों को ही संभालना चाहिए। कहने का मतलब है कि शासन करने की जो कला है वो कुछ ही लोगों में है, सभी लोगों में यह कला नहीं होती है। और दूसरी तरफ मुसोलिनी भी यह कहता है
कि फासिस्ट दल का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। किसमें? यानी मुसोलिनी ने इटली के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत फासिस्ट दल का नियंत्रण स्थापित किया था। तो दोनों का जो विचार है वो लगभग समान है। किसमें? अल्पसंख्यकों के शासन को महत्व देते हैं दोनों। फिर देखो अगला है शैक्षिक एकरूपता। प्लेटो तथा मुसोलिनी के शिक्षा संबंधी विचार भी समान है। अब देखो शैक्षिक समानता मतलब शिक्षा संबंधी जो विचार है वो दोनों में समान है। दोनों ही राज्य द्वारा संचालित शिक्षा योजना को प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम का निरीक्षण तथा परीक्षण सरकार के द्वारा किया जाता है। प्लेटो तथा मुसोलिनी दोनों ही नेतृत्व को शिक्षा प्रदान करना और अपनी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। प्लेटो ने शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए अनिवार्य शिक्षण की व्यवस्था की थी। अब देखो प्लेटो ने शासक और जो सैनिक वर्ग है दोनों के लिए अनिवार्य शिक्षण की व्यवस्था की थी। प्लेटो ने गणित, ज्योतिषी और संगीत को अपनी शिक्षा में विशेष महत्व दिया था। मुसोलिनी की शिक्षा व्यवस्था भी इसके समान थी। उसने भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्य घोषित किया था। अगला पॉइंट है प्रजातंत्र में विश्वास नहीं। जनतंत्री एथेंस में हो रहे अत्याचारों से प्लेटो पूर्णतया परिचित था। यहाँ तक कि प्रजातंत्र को की आड़ में उसके गुरु सुकरात को भी जहर का प्याला देकर के मार दिया गया था। इस घटना का प्लेटो पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस कारण प्लेटो लोकतंत्र को अज्ञानियों का शासन कहता था कि लोकतंत्र में कौन है? अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो कि जिनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग वहाँ पर लोकतंत्र का बोलबाला होता है। उसकी आलोचना करते हुए प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में लिखा था कि लोकतंत्र के कानून मर्द पत्र के समान है। उसकी स्वतंत्रता अराजकता में है और इसकी समानता असमानों की समानता में। फासिस्टवादी प्रजातंत्र को अव्यवहारिक तथा भ्रष्ट बताते थे। अतः कहा जा सकता है कि प्लेटो और मुसोलिनी दोनों ही प्रजातंत्र के कट्टर विरोधी थे। अब देखो प्लेटो और फासीवाद दोनों में एक समानता ये है कि दोनों का ही प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है। यानी प्लेटो जहाँ पर जो लोकतंत्र है उसको अज्ञानियों का शासन करते थे और उसकी आलोचना करते थे। और प्लेटो ने अपने जो प्रमुख पुस्तक थी रिपब्लिक, उसके अंतर्गत भी उन्होंने लोकतंत्र की घोर भर्त्सना की है। मुसोलिनी का भी यही विचार था। मुसोलिनी भी कहते थे कि प्रजातंत्र है वो एक तरह से भ्रष्ट शासन होता है, अव्यवहारिक शासन होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फासीवाद और प्लेटो दोनों के विचारों में दोनों ही प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। अगला आता है जातीय गौरव को महत्व। जातीय गौरव को प्राचीन साम्यवादी व्यवस्था तथा फासिज्म दोनों ही महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरे शब्दों में दोनों उसी पर आधारित है। जर्मनी का नाजी नेता हिटलर तो आर्य जाति का असली खून जर्मनी के लोगों को ही बताता था। इससे स्पष्ट है कि फासिज्म में जातीय उच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। प्लेटो ने भी ज्ञानियों के एक वर्ग को श्रेष्ठ माना जिसमें विवेक तत्व को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्लेटो शासन का कार्य केवल ज्ञानियों को ही सौंपता है। अब देखो दोनों ही जो विचारधारा हैं प्लेटो और फासीवाद दोनों ही जातीय गौरव को महत्व देते हैं। और वो यह कहती है कि जो आर्य जाति है यानी जर्मनी का जो नाजी नेता था हिटलर, वो यह कहता था कि आर्य जाति का असली खून जर्मनी के लोगों को ही बताता था। और जो फासिज्म है वो भी जातीय उच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करता था। तो इसी तरह से जो प्लेटो है वो भी ज्ञानियों के एक वर्ग को श्रेष्ठ मानता है। यानी कहने का मतलब कि सभी को साथ लेकर के चलने की बात नहीं थी यहाँ पर। तो प्लेटो वह ज्ञानियों के एक वर्ग है उसको श्रेष्ठ मानता था और वो यह कहता था कि उसी में केवल विवेक है, यानी उसी में केवल समझने की ताकत है, वो ही कुछ बातों को समझ सकता है। इसलिए प्लेटो है वो शासन संबंधी जो कार्य है वो केवल उसी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ज्ञानी वर्ग है, केवल उसी को सौंपता है। अगली समानता है शक्तिशाली तथा सर्वव्यापक राज्य। प्लेटो तथा फासिस्टवादी विचारधारा मनुष्य के विभिन्न अंगों पक्षों को राज्य के नियंत्रण में रखकर राज्य के सर्वशक्तिशाली तथा सर्वव्यापक रूप को प्रस्तुत करते हैं। फासिस्टवादियों का विचार है कि मनुष्य का राज्य के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखो
प्लेटो और फासीवाद दोनों में एक समानता ये है कि दोनों ही जो राज्य है उसको सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक ही मानते हैं कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर है, कुछ भी नहीं है। यही फासिस्टवादियों का मानना था, यही प्लेटो का मानना था। अगली समानता है कानून की सर्वोच्चता। फासिस्टवादी नेता मुसोलिनी ने कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। इसी प्रकार प्लेटो ने भी अपनी जो पुस्तक है द रिपब्लिक, उसमें भी प्लेटो ने अपने ग्रंथों में कानून और जो व्यवस्था है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो प्लेटो है वो भी कानून को सर्वोच्च मानता है और जो फासिस्टवादी विचारधारा है वो भी कानून को सर्वोच्च मानता है। तो विद्यार्थियों, ये थी प्लेटो के विचारों और फासिस्टवादी विचारधाराओं में समानता, प्रमुख समानता कौन सी थी। अब देखो हम पढ़ते हैं प्लेटो के विचारों और फासिस्टवाद में असमानताएं कौन सी, यानी असमानताएं कौन कौन सी हैं। तो प्लेटो तथा मुसोलिनी की विचारधारा में अनेक प्रकार की समानताएं पाई गई हैं। अब देखो हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से कौन कौन सी असमानताएं पाई जाती हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आती है वैज्ञानिकता के संबंध में अंतर, यानी प्लेटो के फासिस्टवादी विचारधारा और मुसोलिनी के फासिस्टवादी विचारधाराओं में प्रमुख असमानता कौन सी है। तो प्लेटो के फासिस्टवादी विचारों तथा मुसोलिनी के फासिस्टवादी विचारों का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्लेटो के फासिस्टवादी विचार क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक है तथा मुसोलिनी के फासिस्टवादी विचार असंगठित और बिखरे हुए तथा अवैज्ञानिक है। अब देखो आधुनिक काल में हमें जो फासिस्टवादी विचारधारा मानते हैं वो मानते हैं हमें मुसोलिनी की फासिस्टवादी विचारधारा, और प्राचीन काल में यदि हम जाएं तो वो हम मानते हैं प्लेटो की फासिस्टवादी विचारधारा। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है, पहला है वैज्ञानिकता के संबंध में, यानी कहने का मतलब है कि जो मुसोलिनी की जो फासिस्टवादी विचारधारा है वो क्या है, क्रमबद्ध है, वैज्ञानिक है, और मुसोलिनी की जो विचारधारा है वो मुसोलिनी जो फासिस्टवादी संबंधी विचारधारा है वो क्रमबद्ध नहीं है, यानी बिखरे हुए हैं, कहीं इनमें कोई क्रम का कोई मेल नहीं है। जबकि प्लेटो के जो फासिस्टवादी विचारधारा हैं वो क्या हैं, वो सुसंगत है, क्रमबद्ध रूप से हैं और उनको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी वो एक तरह से वैज्ञानिक है। लेकिन मुसोलिनी के जो फासिस्टवादी विचार हैं वो असंगठित हैं, वो बिखरे हैं, वो अवैज्ञानिक है। जैसा कि निम्न कथन से स्पष्ट होता है कि फासिस्ट दर्शन विभिन्न विज्ञानों से लिया गया है, विचारों का संगठन है जिसे परिस्थितियों की अतिवादता को प्रतिष्ठित करने के साथ साथ रख दिया गया है। तो देखो प्लेटो के फासिस्टवाद और मुसोलिनी के फासिस्टवाद दोनों में अंतर ये है, दोनों में अंतर है वैज्ञानिकता की दृष्टि से, यानी प्लेटो के जो फासिस्टवादी विचार हैं वो क्रमबद्ध हैं, एक जगह देखने को मिलते हैं, उनमें वैज्ञानिकता है। दूसरी तरफ यदि हम मुसोलिनी के फासिस्टवाद में झांकने की कोशिश करें तो मुसोलिनी के जो फासिस्टवादी जो विचार हैं वो असंगठित हैं, उनमें कहीं मेल नहीं है, वो बिखरे हुए हैं। दूसरा देखो, दूसरी असमानता है साम्यवादी संबंधी विचार। प्लेटो साम्यवाद का समर्थक है, वह विवेक तथा साहस के प्रतिनिधि वर्ग के लिए परिवार तथा निजी संपत्ति के साम्यवाद को अति आवश्यक तथा है, जबकि फासिस्टवादी साम्यवाद का विरोध करते हैं तथा उनका उन्मूलन करके यथार्थवाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो देखो यह है साम्यवाद संबंधी विचार, यानी प्लेटो तो है वो साम्यवाद का समर्थक है, वह विवेक और साहस तत्व के प्रतिनिधि वर्ग के लिए परिवार और निजी संपत्ति के साम्यवाद को भी आवश्यक बताता है कि यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो साहस वर्ग है यानी उसके लिए परिवार और निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि फासिस्टवादी हैं वो इस साम्यवाद का विरोध करते हैं, यानी वो मतलब वो संपत्ति को रखना चाहते हैं। कौन है, फासिस्टवादी, जबकि प्लेटो है वो इसका विरोध ही करता है। तीसरा असमानता है यथार्थवादी आदर्शवादी। यथार्थवाद तथा आदर्शवादी पूर्णतया पृथक व्यवस्थाएं, यानी फासिस्टवादी यथार्थवादी व्यवस्था के समर्थक है, जबकि प्लेटो है वो आदर्शवादी व्यवस्था का समर्थक है। प्लेटो को आदर्शवाद का समर्थक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने जो आदर्श राज्य की कल्पना की थी उसकी स्थापना केवल कल्पना में हो सकती थी,
वास्तविकता में नहीं। तो देखो, यथार्थवाद और आदर्शवाद ये दोनों पूर्णतया पृथक व्यवस्था हैं। यानी प्लेटो का जो राज्य समझ जो धारणा है वो क्या है, आदर्शवाद की ओर है। और प्लेटो को आदर्शवाद का समर्थक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने जो आदर्श राज्य की कल्पना की थी वो केवल कल्पना ही हो सकती है, वास्तव में ऐसे राज्य की स्थापना हकीकत में नहीं हो सकती। तो यथार्थवाद और आदर्शवाद संबंधी दोनों में, प्लेटो में और मुसोलिनी के फांसीवाद में, दोनों में असमानता है। अगला है आध्यात्मिक तथा नैतिक पक्ष संबंधी अंतर। प्लेटो ने अपने फासिस्टवादी विचारधारा के अंतर्गत राजनीति को नीति का दासी बना दिया था, क्योंकि वह आध्यात्मिक तथा नैतिक पक्ष पर राजनीतिक पक्ष से अधिक बल देते हैं, जबकि फासिस्टवादी मुसोलिनी की विचारधारा ने नीति को राजनीति की चेहरे का रूप प्रदान किया। अब देखो, आध्यात्मिकता और नैतिक पक्ष संबंधी अंतर दोनों में क्या है। प्लेटो ने अपने जो फासिस्ट जो विचारधारा है उसके अंतर्गत राजनीति को नीति का दासी बना दिया, यानी उन्होंने जो नैतिक पक्ष है उसको बहुत अधिक महत्व दिया था, क्योंकि वह आध्यात्मिक था, नैतिक पक्ष पर राजनीतिक पक्ष से अधिक ही बल देते हैं। यानी प्लेटो है वो नैतिकता को राजनीति के बजाय ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो फासिस्टवादी जो मुसोलिनी है वो विचारधारा ने नीति को राजनीति की चेहरे का रूप ही प्रदान किया। यानी मुसोलिनी ने राजनीति को ज़्यादा महत्व दिया है नीति की बजाय। अब है देखो दोनों में समय का अंतर। प्लेटो के फासिस्टवादी विचारधारा जो विचार हैं वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की तत्कालीन स्थिति के अनुसार थी। यानी ये तो देखो, जो प्लेटो के फासिस्टवादी विचारधारा वो बहुत ही प्राचीन है, पुराने हैं, 4वीं शताब्दी है, ईसा पूर्व के समकक्ष थे। इसके विपरीत मुसोलिनी की जो फासिस्टवादी विचारधारा है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की देन है। दोनों में देखो समय का अंतर है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्लेटो की विचारधारा तथा मुसोलिनी की विचारधारा में दोनों में समय का अंतर है वो विद्यमान है। फिर आता है देखो दृष्टिकोणों की भिन्नता के संबंध में अंतर। मुसोलिनी के फासिस्टवाद में साम्राज्य को भी महत्व दिया गया है। स्वयं मुसोलिनी ने कहा था कि इटली को विस्तृत होना चाहिए तथा या समाप्ति होना चाहिए। यानी मुसोलिनी ने कहा था कि या तो इटली का विस्तार होना चाहिए, या इटली को समाप्ति हो जाना चाहिए। जबकि प्लेटो ने साम्राज्य को अपने आदर्श राज्य में कभी कल्पना भी नहीं की थी। फासिस्टवादी साम्राज्यवाद की प्रेरणा को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत और अपरिवर्तनीय नियम है। इसके विपरीत साम्राज्यवाद को प्लेटो नगर राज्यों के विकास के लिए एक अभिशाप मानता था। उसने तो केवल स्वशासित और आत्मनिर्भर नगर राज्य की कल्पना की थी। अब देखो, हमें यहाँ पर प्लेटो और जो मुसोलिनी जो फासिस्टवाद है उन दोनों की जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, उसमें अंतर मिलता है। यानी जहाँ एक और मुसोलिनी यह कहता है कि भाई इटली का विस्तार होना चाहिए, यानी इटली को साम्राज्यवाद की नीति अपनाना चाहिए, और यदि ऐसा वो नहीं कर पाता है तो इटली को समाप्ति हो जाना चाहिए। इधर यदि हम दूसरी तरफ देखें तो प्लेटो है वो इस दृष्टिकोण के सख्त खिलाफ है। यानी वो क्या कहता है, वो तो साम्राज्यवाद यह कहते हैं विस्तारवादी नीति को वो राज्य के विकास के लिए क्या मानता है कि अभिशाप मानता है। उसने तो केवल स्वशासित और एक आत्मनिर्भर नगर राज्य की कल्पना की थी प्लेटो ने। तो यहाँ पर हमें प्लेटो के विचार और मुसोलिनी के जो फासिस्टवाद है उनके दृष्टिकोण, उनकी जो सोच है उसमें हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अगला है देखो, अगली असमानता है युद्ध के संबंध में अंतर। फासिस्टवादी विचारधारा कहा जाता है कि युद्ध के बल पर ही जीवित थी। फासिस्टों के विचार में मनुष्य के लिए युद्ध वैसा ही है जैसा कि स्त्री के लिए प्रसव। इसके विपरीत प्लेटो युद्ध का पूर्ण विरोधी था। अब देखो, यहाँ पर युद्ध के संबंध में दोनों में अंतर है। जो फासिस्टवादी विचारधारा है, जैसा कि हम मुसोलिनी के बारे में देखते हैं, तो मुसोलिनी है वो युद्ध को मनुष्य के लिए अनिवार्य मानता था। यानी वो ये कहता था कि यदि मनुष्य के जीवन में यदि युद्ध नहीं है तो उस मनुष्य का जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यानी जिस तरह से स्त्री के लिए प्रसव की आवश्यकता होती है उसी तरह से मनुष्य के लिए भी युद्ध की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो प्लेटो है वो युद्ध के बिल्कुल खिलाफ था। यानी प्लेटो वो युद्ध का पूर्ण विरोधी था।
अगली देखो, अगली असमानता है दर्शन में अंतर। फासिस्टवादियों ने राजनीतिक ढांचे के अनुरूप दर्शन बनाया था, जबकि प्लेटो ने दर्शन के अनुरूप राजनीतिक ढांचे को बनाया था। अतः कहा जा सकता है कि जिनके दर्शन की मौलिकता में अंतर पाया जाता है, उनके विचारों में साम्य कैसे हो सकता है। तो ये थे प्रमुख अंतर, किसमें? प्लेटो के विचारों में और फासीवाद के विचारों में प्रमुख अंतर कौन कौन से थे। अब देखो, निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो के फासिस्टवाद तथा मुसोलिनी के फासिस्टवाद का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों के दर्शन अलग अलग है, परंतु फिर भी इन दोनों में समानता के अंश और दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में यही कहना उपयुक्त होगा कि न तो प्लेटो इतिहास का प्रथम फासिस्ट था और न ही फासिस्टों का अग्रगामी। एक अन्य विद्वान के अनुसार प्लेटो की विचारधारा तथा मुसोलिनी की विचारधारा अपने अपने युग की पुकारों का प्रतिनिधित्व करती। तो ये था आज की क्लास में अपना प्लेटो प्रथम फासीवाद के रूप में, या प्लेटो और फासीवाद के प्रमुख विचार कौन कौन से थे। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाया गया ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।